एपिसोड 188 चिट्ठी। राठौड़ महल। अभय और कुसुम की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। गीतांजलि की मदद करने के लिए आराध्या वो आ चुकी थी, क्योंकि जानकी ने तो साफ उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। जानकी तो सोफे पर बैठकर गीतांजलि और आराध्या के काम में रुकावट पैदा करने में लगी हुई थी। वो कभी उनसे चाय मांगती तो कभी खाना, कभी उन दोनों को बुलाकर पास रखी चीज़ उठाकर देने को कहती तो कभी उनके किए काम पर नुक्स निकाला करती। वो दोनों ही जानकी की इस आदत से परेशान हो चुकी थी। आराध्या, अठे आ। एक बार फिर से जानकी ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई। जी माँ साहब, आराध्या ने थकान भरी आवाज़ में उससे कहा। जरा हमारा चश्मा ढूंढ दे, दिख ना रहा हमारे को। जानकी फोन में लूडो खेलते हुए अपनी बेटी से बोली। जानकी को लूडो खेलते देख आराध्या को आयशा का ध्यान आया, क्योंकि लूडो खेलना तो आयशा को काफ़ी पसंद था। वो जानकी से बोली, उसे उसका चश्मा देते हुए, मासा, इंसान के जाने के बाद ही हमें उसकी अहमियत का पता क्यों चलता है? जानकी ने अपना गेम आधे में ही छोड़ दिया और बोली, थाने को क्या हो गया है छोरी? तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? आराध्या जानकी के पास बैठी और अपनी माँ से कुछ ऐसा बोली जिसकी उम्मीद जानकी देवी ने शायद ही उससे करी थी। मासा, कुसुम अभी तो इस घर की बहू बनी भी नहीं है, और आप देखो ना, एक एक करके महल खाली हो गया। पहले अभय आयशा का तलाक हो गया, फिर दीपशिखा भाभी और अधिराज भाई साहब घर छोड़कर चले गए, फिर केतकी भाभी का एक्सीडेंट हो गया, फिर उसके बाद आयशा की मौत, हमारे अभय की सूजी हुई सी आंखें। मासा, इस घर को नज़र लग गई है। आयशा क्या चली गई, उसके पीछे पीछे खुशियां भी चली गई इस घर की। आराध्या की बात सुनकर जानकी की आंखें भर आईं। वो एकटुक आराध्या को ही देखे जा रही थी। तभी वो उससे बोली, क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, वो मुझे पसंद नहीं थी बिल्कुल भी, मगर उसके रहने से घर में रौनक रहती थी। वो लड़की सबको जोड़ कर रखा करती थी। मासा, आपको भी तो कितना बदल दिया था उसने, मगर फिर भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। इतने कहते कहते आराध्या की आँख से आंसू टपका। अब पछताने का ये फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। जानकी गहरी सांस लेते हुए उससे बोली, पहले तो हमने छोरी की कदर ना करी, और अब उसकी याद आ रही है हम सबको। जानकी की आंखों में अब भी काफी नमी थी। भाषा, कुसुम के आने में पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं इस घर में। कोई खुश नहीं है, नहीं परिवार पूरा है हमारा, सब बिखर गए। आराध्या का इतना ही कहना था। जानकी आराध्या के माथे को सहलाते हुए उससे बोली, थारे को क्या हो गया है छोरी? थारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मासा, ठीक हूँ मैं। वो तो मुझे आयशा की याद तब आई जब मैंने आपको लूडो खेलते हुए देखा। लूडो उसका मनपसंद खेल था ना? आराध्या को आयशा के बारे में बात करते हुए देख गीतांजलि ने सुन लिया था, तो वो आराध्या पर चिल्लाने लगी, तुम्हें जो मैंने काम दिया था वो हो गया? तभी आराध्या को याद आया कि गीतांजलि ने उसे हल्दी पीसने का काम दिया था। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और किचन में चली गई। वहीं अभय के रूम में इस वक्त मान्यता और मानसी मौजूद थे। उन दोनों ने जानबूझकर अभय के सामने आयशा का जिक्र किया, ताकि अभय को ये लगे कि उन दोनों को भी आयशा की मौत का काफ़ी दुख हुआ है। ये सब कैसे हुआ अभय? मान्यता ने अभय से पूछा, अनजान बनते हुए। आयशा की गाड़ी खाई से नीचे गिर गई थी, पता नहीं कैसे। कोई था जो उसे मारना चाहता था।
वो देख रही होगी ऊपर से तो उसका दिल बहुत दुख रहा होगा मुझे दूसरी शादी करते हुए देख। अभय अपनी आंखें मूंदते हुए बोला। मानसी मानसी ने अभय को अपना दुख व्यक्त किया और मौके का फायदा उठाते हुए कुसुम के खिलाफ अभय को भड़काने लगी। अभय, कुसुम के साथ तुम्हारा बेबी, मुझे ये बात हजम ही नहीं हो पा रही है। आई मीन प्यार आयशा से और बेबी कुसुम के साथ। तभी अभय ने अपनी आंखें खोली और बिना किसी इमोशंस के साथ बोला, वो मेरा बच्चा नहीं है। पता नहीं कि वो बच्चा किसका लेकर घूम रही है और नाम मेरा लगा रही है। मैंने इतनी कोशिश कर ली सबूत ढूंढने की, मगर उसने बड़ी चालाकी के साथ सारे सबूत मिटा दिए हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? अभी मान्यता हैरान होने का नाटक करते हुए अभय से बोली। हाँ, कुसुम के पेट में। इतना कहते कहते अभय चुप हो गया क्योंकि उसे अचानक से कुछ ध्यान आ गया था, इसलिए वो चुप हो गया क्योंकि वो बात वो मान्यता और मानसी के को नहीं बताना चाहता था। इसलिए अभय ने अपनी बात बीच में ही आधी छोड़ दी। तभी मान्यता और मानसी एक दूसरे को देखने लगी क्योंकि वो दोनों को फील हो रहा था कि जैसे अभय को कुसुम की प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ पता चला है। कुसुम के पेट में बुरी मत बोलो अबे, क्या पता हम दोनों तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे इस बारे में। वो दोनों एक साथ बोली, मगर अभय उन दोनों पर अब इंच भर भी भरोसा नहीं करता था। छोड़ो, अब कोई फ़ायदा नहीं है ये सब बातें करने का। कुसुम ने सारे सबूत इतनी चालाकी से साफ कर दिए हैं कि कोई भी हकीकत तक का पता कभी नहीं लगा पाएगा। इससे तो मुझे बहुत अच्छा सबक मिल गया है कि किसी की मासूम शक्ल पर नहीं जाना चाहिए। कुसुम की मासूम शक्ल देखकर कोई नहीं कहेगा कि वो इतनी बड़ी चालबाज निकलेगी। न जाने कब से वो ये सारे षड्यंत्र रच रही थी मेरे और आयशा के खिलाफ, और हमें भनक तक नहीं लगी। अभय ने उन दोनों से ये बात कही तो मान्यता और मानसी ने तपाक से उसकी बात पर हामी भरी। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है अभय। कुसुम की मासूम शक्ल देखकर ना कोई नहीं कह पाता है कि वो इतनी चालाक लड़की होगी। खैर, गीतांजलि आंटी से सीखा होगा उसने ये सब कुछ, मानसी बोली। तो अभय उसे हैरानी से देखने लगा। तभी मान्यता बोली, हाँ अभय, मानसी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें पता चला मंजीत आंटी, गीतांजलि आंटी और अधिराज अंकल के बारे में। कैसे गीतांजलि आंटी ने मंजीत आंटी को धोखे से मंडप से हटाया था, वो भी आराध्या आंटी और तातीसा के साथ मिलकर। ये लास्ट लाइन तो मानसी ने ऐड करी। खैर, वो दोनों जो कुछ भी कह रही थी उस बात को अभय जाकर भी झुठला तो सकता नहीं था, इसलिए उसने उन दोनों को पलट कर कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप सुनता रहा। मुझे तो लगता है कि गीतांजलि आंटी कुसुम के साथ मिली हुई हैं उसके इस खेल में, मान्यता सोफे से उठते हुए बोली। मगर तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। दरवाजे पर गीतांजलि खड़ी थी, हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए। वो मानसी और मान्यता को पहली बार में ही देखकर पहचान गई। तो मान्यता हो ना? गीतांजलि ने मान्यता से कहा मुस्कुराते हुए। तो मान्यता ने अपने सिर हाँ में हिलाया। तभी गीतांजलि मानसी की तरफ देखते हुए बोली, और तुम मानसी हो, है ना? तो मानसी ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। गीतांजलि टेबल पर ट्रे को रखते हुए बोली, तुम दोनों कितनी बड़ी हो गई हो। मान्यता और मानसी को अपने गले से लगाते हुए गीतांजलि बोली। गीतांजलि भी कुछ देर के लिए वही मानसी और मान्यता के साथ बैठ गई और फिर वो लोग एक साथ बातें करने लगे। तभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मानसी ने गीतांजलि से पूछ लिया, आंटी, क्या आपको आयशा की मौत का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ? इतना कहकर वो थोड़ा रुकी और गीतांजलि के एक्सप्रेशंस नोटिस करने लगी। फिर उसने अपनी बात आगे कंटिन्यू करी। नहीं नहीं,
अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी आयशा को गुजरे हुए कुछ ही महीने तो हुए हैं। ऐसे में अब अभय की शादी, इतना कहते कैसे मानती चुप हो गई। तभी मान्यता ने अपना पासा फेंका। ओह, ओहो मानसी, तुझे नहीं पता क्या ये बात कि मान अभय और आयशा का डिवोर्स हो चुका था, क्योंकि कुसुम प्रेग्नेंट थी ना, इसलिए गीतांजलि आंटी ने उन दोनों का तलाक करवा दिया था ताकि कुसुम को उसका हक मिल सके। मानसी हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, ओह इज दैट सो। मानसी और मान्यता की हरकतों से अभय ये बात समझ चुका था कि वो दोनों मिलकर गीतांजलि को टॉर्चर कर रही थी आयशा को लेकर, क्योंकि वाकई में उसे आयशा की मौत का काफ़ी दुख था। वो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि आयशा को कुछ हो जाए। वो तो बस उसे अपनी बेटी की ज़िंदगी से निकालना चाहती थी। तुम दोनों प्लीज़ चुप हो जाओ। मासा को आयशा की मौत का काफ़ी दुख है, उन्हें याद आती है उसकी। इन्हें भी काफ़ी दुख है आयशा की मौत का। अभय ने बिना किसी इमोशंस के साथ ये बात कही। ऐसा तो पिछले 3 महीने में पहली बार ही हुआ था जब अभय ने अपनी माँ का पक्ष करा था, वरना वो तो अक्सर अपनी माँ को इग्नोर ही कर दिया करता था और अपनी माँ की बात का कोई जवाब भी नहीं देता था। कमरे में माहौल को गर्म होते देख मान्यता और मानसी समझ गई कि अब उन दोनों का अभय के कमरे में ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, इसलिए वो दोनों बहाना बनाकर कमरे से बाहर चली गईं। उनकी वहाँ से जाते ही गीतांजलि अभय से बोली, मैंने कभी ये नहीं चाहा था कि आयशा इस दुनिया से चली जाए। मैं बस ये चाहती थी कि वो अपने स्वार्थ में आकर किसी बच्चे का हक ना मार दे। बस इसीलिए मैं उसे तेरी ज़िंदगी से निकालना चाहती थी। इतना कहकर गीतांजलि भी वहाँ से चली गई। वहीं कुसुम इस वक्त केतकी के कमरे में थी। शीशे के सामने खड़े होकर वो अपने हाथों पर लगी मेहंदी के अलग अलग पोज दे रही थी और साथ में गाना भी गुनगुना रही थी। कुसुम गाने को गुनगुना रही थी। मुस्कुराते हुए कुसुम केतकी के पेट के पास आई, अपने हाथों पर लगी मेहंदी उसे दिखाते हुए बोली, अच्छी लग रही है ना हमारे हाथों पर लगी ये मेहंदी? हमारे अभय के नाम की है ये मेहंदी, पता है आपको ये बात? अच्छा, वैसे आप ये सोच रही होंगी ना कि इतने महीने हो गए, अभी तक आपकी लाडली आयशा आए क्यों नहीं आपसे मिलने, है ना? यही सोच रही हो ना आप? खैर, आप बस सोच ही सकती हो आप, क्योंकि बोल तो आप सकती नहीं हो, गूंगी जो हो गई हैं अब आप। अब ऐसा तो होना ही था ना, जब आप कान लगाकर मेरी बातें सुनेंगी चुपके से, तो ऐसा तो होना ही था। शुक्र मनाओ आप कि जो हमने आपको अभी तक जिंदा रखा है, आयशा की तरह आपको भी ऊपर नहीं पहुंचा दिया। आपको पता है कितनी मेहनत लगी हमें मान्यता और मानसी और अकरम को उस आयशा को अपने रास्ते से हटाने में। कुसुम ने जैसे ही केतकी से ये बात कही, उसे ये बात बताई, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। कुसुम ने साइड टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स में से एक टिश्यू निकाला और केतकी के आंसू पोंछते हुए बोली, इतना प्यार, वो भी उस लड़की के लिए जिससे आपका कोई रिश्ता भी नहीं था। नहीं मतलब, अगर दीपिका आयशा के लिए आंसू बहाती तो ये बात हमें हजम हो जाती, क्योंकि सौतेली ही सही मगर वो उसकी सास थी। मगर आपका क्या सीन है भाई? आप तो उसकी सास भी नहीं थी, चाची सास थी, मगर सगी सास तो नहीं थी ना आप उसकी। फिर ये आंसू उसके लिए क्यों बहा रहे हो आप? खैर, अब जो भी है, हम ही हैं ऑफिशियल बहू इस खानदान की। हमने तो हमसे तो बैर मत करना, वरना आपका इलाज रुकवा देंगे हम मासा से कहकर। समझिए आप, मासा आपसे बहुत नफरत करती हैं, मगर आप ना
हमसे बना कर रखिए चाची, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अब हमारा राज जानने के बावजूद भी आप किसी को भी हमारा सच तो बता पाएंगे नहीं। तो अब ना चाहते हुए भी आपको गिल्ट के साथ ही जीना होगा कि। फिर कुसुम ने अपना सीधा हाथ अपने फोरहेड पर रख कर नाटक करते हुए बोली, सच जानने के बावजूद भी मैंने कुछ नहीं कर पाई, कुसुम से हार गई मैं। इतना कहकर वो हंसने लगी। हमसे कोई नहीं जीत पाएगा कभी, वो आयशा, वो तक नहीं जीत पाई हमसे। बस उसकी भटकती हुई आत्मा हमें जीने नहीं दे रही है। मगर कोई बात नहीं चाची, हम ना उसका भी कोई इलाज निकाल ही लेंगे बहुत जल्द। कुसुम केतकी से अपने हर वो राज कह रही थी जो केतकी पहले से ही जानती थी। वो तो आर्यन खन्ना के बारे में भी जानती थी, मगर शायद किस्मत उसके साथ नहीं थी, इसलिए वो अभय और आयशा तक आर्यन खन्ना का वो राज नहीं पहुंचा पाई थी। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमें भूख भी काफ़ी लग रही है, हमारे साथ साथ बच्चा भी भूखा है। इतना कहकर कुसुम कमरे से बाहर चली गई। कुसुम के वहाँ से जाते ही केतकी ने धीरे धीरे अपने हाथ हिलाने की कोशिश करी ताकि वह बेड से नीचे उतर कर स्टडी टेबल तक पहुँच सके और पेपर पर सारा वो सच लिखकर अभय या अनिरुद्ध दोनों में से किसी एक को दे सके। केतकी खिसकते खिसकते बेड से नीचे गिर गई, जिस वजह से उसकी कमर पर तेज दर्द हुआ, मगर वो तो दर्द से कराने की हालत में भी नहीं बची थी अब। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अवंतिका और खुशी दाखिल हुए। केतकी को नीचे फर्श पर गिरा हुआ देख मासा, चाची, अवंतिका और खुशी वो दोनों एक साथ चिल्लाईं और पास भागी उसे संभालने के लिए। उन दोनों ने जैसे तैसे केतकी को उठाया और बेड पर लेटा दिया। मासा, ये सब कैसे हुआ? आप नीचे कैसे गिरे? खुशी भावुक स्वर में अपनी माँ से बोली, मगर शायद से वो ये बात भूल गई थी कि उसकी माँ बोलने की कंडीशन में नहीं है अब। केतकी ने उन दोनों को इशारा किया पेन और पेपर का, तो वो दोनों समझ गई कि केतकी उन दोनों से कुछ कहना चाह रही है। अवंतिका स्टडी टेबल के पास भाग कर गई और टेबल पर रखे नोट पैड और पेन को ले आई। ये लो चाची, आपको जो कहना है आप इसमें लिख दो, अवंतिका केतकी को वो नोट पैड देते हुए उससे बोली। केतकी के हाथ कांप रहे थे लिखते वक्त, मगर उसने हार नहीं मानी और लिखना शुरू किया। अभय की शादी कुसुम के साथ मत होने देना, वो लड़की फ्रॉड है, किसी और का बच्चा लेकर घूम रही है और अभय को उस बच्चे का पिता बता रही है। उसके साथ में आर्यन खन्ना भी मिला हुआ है, मान्यता और मानसी साथ में अकरम, इन चारों ने मिलकर आयशा को मार दिया। अपने भाई को बचाओ उस कुसुम के चंगुल से, अपने भाई को बचाओ। मेरी हालत भी कुसुम ने ही करी है, उसने मुझे छत से नीचे फेंक दिया था, वो सबको बर्बाद कर देगी। जाओ, बहन का फर्ज निभाओ दोनों की दोनों। अनिरुद्ध को बताओ जाकर ये सारी बात, शादी को रोको जाकर। केतकी ने जैसे तैसे सारी सच्चाई उस नोट पैड पर लिख दी। अवंतिका और खुशी ने जब वो लेटर पढ़ा तो वो दोनों ही हैरान थी रह गई। उन दोनों को तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि कुसुम के भोले से चेहरे के पीछे इतनी भयानक षड्यंत्र छिपा हुआ था। अवंतिका गुस्से से बौखला गई और बोली, आई विल किल दैट बिच। मगर तभी खुशी ने अपनी समझदारी दिखाई और अवंतिका को समझाने लगी, डोंट बी मैड, हमें होशियारी से काम लेना होगा। हम दोनों कुसुम का अकेले कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि उसकी दोनों साथी भी यहीं मौजूद हैं, मान्यता और मानसी। ये तीनों चालाक औरतें कुछ भी कर सकती हैं। जब इन तीनों ने हमारी मासा को नहीं छोड़ा, आयशा भाभी को तक जाने से मार डाला, तो हम दोनों क्या ही चीज़ हैं उसके लिए। हमें अनिरुद्ध भैया को ये सब कुछ बताना होगा। अनिरुद्ध भैया ही हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं इन सब में। अवंतिका का गुस्सा भी अब तक शांत हो चुका था। उसने भी
जब ये बात ठंडे दिमाग से सोची तो उसे खुशी की बात एकदम सही लगी। खुशी थी, हम जल्दी से ये लेटर ना अनिरुद्ध भैया को भेज देते हैं। हमारे पास अभी पूरी 24 घंटे हैं। हम ये शादी 24 घंटे के अंदर अंदर रोक सकते हैं अनिरुद्ध भैया की हेल्प से। अनिरुद्ध ने जैसे ही अपनी अवंतिका ने जैसे ही अपनी बात पूरी करी तो खुशी ने परेशान होते हुए कहा आईजी कि अनिरुद्ध भैया कुछ हमारी हेल्प कर पाएंगे भी या नहीं। लेकिन क्यों, वो क्यों नहीं कर पाएंगे हमारी हेल्प? अवंतिका का सवाल सुनकर खुशी बोली क्योंकि अनिरुद्ध भैया की तो खुद ही शादी हो रही है और ऊपर से वो गायत्री उनका पीछा नहीं छोड़ती है, जोंक की तरह हर वक्त उनके पीछे पीछे चलती है। ये बात तो आप सही कह रही हो, फिर किसकी हेल्प ले हम? अवंतिका का अगला सवाल सुनकर खुशी सोच में पड़ गई। सोचते सोचते ही खुशी को अमन और करण की याद आई। वो एक्साइटेड होकर बोली आइडिया, क्यों ना हम बेदी ब्रदर्स की हेल्प ले? खुशी का आइडिया सुनकर अवंतिका ने कंफ्यूज चेहरा बना लिया और बोली बेदी ब्रदर्स? खुशी दी, आर यू सीरियस? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी बेदी ब्रदर्स हमारी हेल्प करेंगे? हम उनकी हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि राठौड़ खानदान उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। वो लोग हमसे बात तो क्या हमारी शक्ल भी देखना बर्दाश्त नहीं करेंगे अब। इनफैक्ट वो लोग हमें अपने घर में भी नहीं घुसने देंगे। अवंतिका की कही हर एक बात खुशी को जायज़ लग रही थी अब, मगर फिर उन दोनों का ही दिमाग अब काम भी नहीं कर पा रहा था, तो वो दोनों उम्मीद भरी नज़रों से केतकी को देखने लगी। केतकी ने वापस से नोटपैड पर कुछ लिखा, जिसे पढ़कर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।